हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजीसी के नए नियमों की। यूजीसी के नए नियमों की खास बात यह है कि रोहित वेमुला के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके प्रावधान दिए गए थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इक्वलिटी की बात कही गई थी, समता की बात कही गई थी और इनजस्टिस ना हो इसकी बात कही गई थी। कोई नई बात तो नहीं हुई। ये बात तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 यही बात करता है कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर रिजर्वेशन की बात कही गई है आर्टिकल 16(4) की या आर्टिकल 15(4) की, तो आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) में रिजर्वेशन अपलिफ्टमेंट के लिए था कि अगर सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी कम्युनिटी का तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ रिजर्वेशन किया जा सकता है। अब वो रिजर्वेशन नेगेटिव -40 मार्क्स पर भी चला जाएगा, ये किसी ने उस समय विचार नहीं किया होगा कि नीट के एग्जाम में -40 का एडमिशन देना पड़ेगा, जिसका परिणाम ये निकलेगा कि जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो व्यक्ति काबिल नहीं है, जिसको कुछ आता नहीं है, माइनस मार्किंग मतलब अंदाज से वो करके आता है और माइनस मार्किंग चला जाता है। अब वो मेडिकल के एग्जाम में पास तो हो गया, एडमिशन तो हो गया क्योंकि -40 पर आपने ले लिया, लेकिन -40 पर लेने के बाद वो 50 लाख रुपया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाता है तो 50 लाख 1 करोड़ रुपया जमा करता है और 50 लाख रुपए जमा करके जो पढ़ने आया वो अपना खेत बेच कर आया, वो अपने परिवार से कर्ज लेकर, वो परिवार उसका कर्ज लेकर आया या फिर लोन लेकर आया, जो भी किया है वो वहां पढ़ने लगा। अयोग्य था इसलिए वो पढ़ाई को झेल नहीं पाता। फिर उसको ध्यान में आता है कि मैं पढ़ाई तो नहीं झेल पा रहा हूं, अब करूं क्या। तो ऐसी परिस्थिति में उसको लगता है कि मर जाना चाहिए। ऐसी बड़ी घटनाएं जो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि ये जो घटनाएं आत्महत्याओं की जो प्रकरण जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आत्महत्या करने का मुख्य कारण अपने अंदर दोष या नाकाबिलियत। मैं कहता हूं कि अगर वो एमबीबीएस के एडमिशन लेना चाहता है, योग्य नहीं है, तो आप बीएएमएस में एडमिशन दे दीजिए और कोई सिलेबस ऐसा चलाइए। नर्सिंग में एडमिशन, उसको एम्प्लॉयमेंट ही तो देना है, नर्सिंग में एडमिशन दे दीजिए जिस कोर्स को वो चला सके। कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूं, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस पर है, कनॉट प्लेस पर बहुत खर्चे होते हैं। अब मैं ऑफिस जबरदस्ती खोल लूं लेकिन मेरे पास सर्वाइवल की समस्या आ जाए या सर्वाइवल नहीं कर पाता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में या तो मैं हतोत्साहित हो जाऊं और मैं अगर कर्ज लेकर ऑफिस खोल लूं और वहां का कर्जा भरना शुरू करूं और मालूम पड़ा कि अब तो महीने में 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, कहां से लाएंगे अगर हम उसमें कमाई नहीं कर पाएंगे या हमारे क्लाइंट हमारे संपर्क में नहीं आएंगे या फिर हमको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कर्ज लेकर अगर कोई व्यक्ति आता है तो फिर वो कर्ज में पैसा खर्च करने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो बड़ी संख्या में जिनके दिल कमजोर होते हैं या फिर जो नहीं कर सकते या जो बियर नहीं कर सकते या जिन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि पिछड़ा को जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो आर्थिक रूप से पिछड़ा नहीं दी है। पिछड़ा की जो परिभाषा है वो जाति सामाजिक रूप से पिछड़ा है। सामाजिक रूप से पिछड़े में परवरिश की बात कही गई है और ये कहा गया है कि जिसकी परवरिश, क्योंकि वो परवरिश के आधार पर पिछड़ा और अगड़ा होता है। जिसकी परवरिश सवर्णों में हुई वो सवर्ण है, वो अगड़ा है। जिसकी परवरिश पिछड़ों में हुई मानसिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति होता है। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है या वो उसको झेलने में सक्षम नहीं है तो क्या करेगा। आप सोच लीजिए कि फिर अब उस पर दोष मर्जी वो दीजिए। -40 मार्किंग के बाद आपने एडमिशन लिया, उसको दोष दीजिए, उसके एनालाइज करवाइए, या फिर आप किसी और पर ठीकरा फोड़कर देश में राजनीति कर लीजिए। हमारे देश में रोहित वेमुला का मामला या पायल तड़वी का मामला, अब मजे की बात देखिए कि रोहित वेमुला के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, बड़ा हंगामा हुआ, देश में प्रदर्शन हुए। बाद में पता लगा वो तो ओबीसी था, बाद में पता लगा वो तो एससी था ही नहीं। और जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई तो एक भी बच्चे ने कैंपस में ये नहीं कहा कि रोहित वेमुला को किसी व्यक्ति ने किसी तरह से भी प्रताड़ित किया हो। ये इन्वेस्टिगेशन के बाद आया ना कि वो री इन्वेस्टिगेशन लिख दिया जाएगा, फिर री किया जाएगा, फिर वो ऐसा कर। अच्छा, पायल तड़वी का मामला, तो पायल, चूंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं का, लड़कियों का नाम बदलकर ही दिया जाता है अगर कोई मामला आता है। पायल तड़वी का मां का नाम क्या है? आबिदा सलीम तड़वी। और उसके पिता का क्या नाम है? सलीम तड़वी। सलीम तड़वी और आबिदा, अब लड़ कौन रही? आबिदा सलीम तड़वी लड़ रही है। तो सलीम तड़वी की बेटी एसटी कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। एसटी कैसे हो गई? और अगर प्रशासन पूछ रहा होगा, वो कॉलेज प्रशासन पूछ रहा होगा कि भाई तुम एसटी कैसे हो, सर्टिफिकेट तो बनवाए हो। सर्टिफिकेट तो हमारे यहाँ कहीं किसी का भी बन जाता है, सर्टिफिकेट बनवाकर आप एसटी कैसे हो गई? तो फिर मुझे लगता है कि समस्याएं होंगी। और एसटी के तहत उसने एडमिशन ले लिया, प्रेशर आ गया। प्रेशर के बाद क्या होता है, ये
इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये किसी पर इल्जाम एससी या एसटी या ब्राह्मण या क्षत्रिय या कोई और करने से नहीं हो सकता। लेकिन ये जो यूजीसी के नए नियम हैं, इन नियमों में भले ही सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन तो नहीं दिया होगा कि भाई इसमें गलत करना है, ये डायरेक्शन तो नहीं दिया होगा कि सवर्णों को जेल भेजना ही है, ये डायरेक्शन तो नहीं दिया है कि किसी को इंसाफ देने के लिए दूसरे को नाइंसाफी करी जाए। कोई भी सरकार या कोई भी शासन, कोई भी कोर्ट ये तो आदेश कभी नहीं देता कि किसी के साथ नाइंसाफी करके इंसाफ किया जाए। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई, उस पीआईएल को मेंशन किया गया, क्योंकि जब भी कोई पिटीशन फाइल होती है तो वो नीचे से होते होते जब तक सुप्रीम कोर्ट फेस करती है तो उसमें लंबा टाइम लग जाता है, क्योंकि नीचे सेक्शन पहले चेक करेगा, सेक्शन के बाद उसमें कुछ डिफेक्ट होंगे, वो डिफेक्ट जाएंगे तो डिफेक्ट दूर किए जाएंगे, उस पर रजिस्ट्रार की कोर्ट जाएगी, फिर उसके बाद कहीं वो कोर्ट में प्रेजेंट करता है। जब ये सब स्टेजेस क्वालिफाई कर जाता है तो सेक्शन, रजिस्ट्रार और फिर वहां पर तीसरे स्टेज पर जाता है। तो ये मामला ये था कि पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और खतरनाक प्रदर्शन चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मिस इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत इंटरप्रिटेशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी चिंता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने दबा कर रखा, अभी भी दबा कर रखना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई तमाम तरह की जो जिस प्रकार के हैं वो उस पर बातें करते हैं। लेकिन मेरी चिंता यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस उसमें शामिल किया गया, तो उसमें नो डाउट जब नोटिफिकेशन आया तो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है, ये और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑब्जेक्ट में अगर हम मान भी लें कि चलो भाई इंग्लिश वाले में भी आप लिख देंगे, हिंदी में आपने ईडब्ल्यूएस लिख भी दिया, तो भी क्या ईडब्ल्यूएस हिंदी में लिखने के बाद अंदर किसी प्रावधान में, किसी भी सेक्शन में, किसी भी उसमें रूल में या सब रूल में कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उनके लिए भी यहां पर होगा? ऐसा तो कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ। मैंने तो पूरा पढ़ने की कोशिश करी, कहीं पर भी नहीं इस्तेमाल किया गया है, पहली बात। तो इसलिए ऑब्जेक्ट में अगर आपने लिख दिया तो वो सिर्फ सेटिस्फाई करने की बात थी, हिंदी वाले में लिख दिया तो हिंदी बेल्ट से चूंकि मूवमेंट शुरू होगा इसलिए सेटिस्फाई करने की बात थी, और इसके अतिरिक्त अंदर नहीं लिखा का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ तर्क देने के लिए लिखी जा रही कि भाई जब जिस समय ये होगा तो तर्क क्या दिया जाएगा, कि तर्क दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस लिखा हुआ है, इसलिए ईडब्ल्यूएस उसमें लिखा होने, हिंदी वाले में ईडब्ल्यूएस लिखा होने के बावजूद भी उसका कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई उसमें सरोकार नहीं, उसका कोई उससे लेना देना नहीं। दूसरी बात, इसके 5(7) में, रूल नंबर 5 का सब रूल 7 में कमेटी की बनाने की बात कही गई है, और कमेटी बनाते समय उसमें सवर्ण होगा या नहीं होगा ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो होंगे, एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा। ओबीसी तो 1989 में ही पैदा हुआ। 1989 में पता लगा कि भाई भारतवर्ष में नाइंसाफी ओबीसी के अंगेस्ट भी होती है, जो रघुवंशी हैं, जो यदुवंशी हैं, जिन्होंने पूरे देश पर शासन किया, जिनमें भगवान पैदा हुए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता लिख दी, लेकिन वो ओबीसी 1989 में उनको पता लगा कि वो पिछड़ा है। हालांकि जीवन भर नहीं, पूरी ता उम्र छोड़ दीजिए, हजारों वर्षों से, जब से भारत का इतिहास है तब से वो सवर्ण थे। 1989 में वो अचानक पिछड़ा हो गए, और जब वो पिछड़ा हो गए तो पिछड़ा होने के बाद बड़ी गड़बड़ हो गई साहब। पिछड़ा होने के बाद तो गड़बड़ होनी थी, पिछड़ा होने के बाद राजनीति नई शुरू हो गई, ओबीसी पार्टियां बन गई, ओबीसी के महंत बन गए। हालांकि बीजेपी उनकी पिच पर खेलने की कोशिश कर रही, और उनकी पिच पर खेलने की कोशिश उनके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की पिच हिंदुत्व की है, बीजेपी की पिच राष्ट्र की है, राष्ट्रवादी सोच की है, पाकिस्तान जैसी आक्रांता शक्ति के विरुद्ध सोच है। हिंदू एक हो, हिंदू हिंदू रहे, जाति में ना बटे, ये पिच बीजेपी की है, जो शुरू से जनसंघ बनने से लेकर आज तक, और जनसंघ बनाने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, पूज्य डॉक्टर जी ने जाति खत्म हो इसके लिए काम किया था, इसलिए संघ की शाखा में कभी भी जाति शब्द इस्तेमाल नहीं होता, और संघ के कार्यक्रमों में भी सब एक ही थाली में भोजन करते हैं, उनके थाली अलग नहीं होती, और किसी से पूछा भी नहीं जाता कि आपकी जाति क्या है। ये संघ का अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टैंड है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, इस स्टैंड को, और गांधी जी ने भी इस स्टैंड को अप्रिशिएट किया था कि भाई जाति खत्म करना भारत का उद्देश्य होना चाहिए। अब जाति खत्म करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया तो इक्वेलिटी के लिए किसी दूसरी जाति को, कोई जाति हो, किसी एक जाति को दबाकर, ये एक जाति के अगेंस्ट में बनाकर दूसरी जाति को क्या बढ़ावा दिया जा सकता है?
मेरी किडनी दाहिनी वाली खराब है तो क्या बाईं वाली किडनी निकालकर दाहिने में डाली जा सकती है कि भाई बाईं निकालकर दाहिने में डाल दो, या फिर दाहिनी वाली को सही करना है, ये उद्देश्य होना है। क्या एक किसी किडनी, कोई किडनी खराब है, किसी के साथ नाइंसाफी की बात कही जा रही है, संभावनाएं बताई जा रही, तो क्या दूसरे के साथ नाइंसाफी करके ऐसा किया जा सकता है? और मैं तो कहता हूं कि अगर यूजीसी के जो रूल्स हैं, इन रूल्स में आप एक जगह तो ये कहते हैं कि भाई अगर आप उस कमेटी से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आपकी ग्रीवांस ओम्बड्समैन के पास जाएगी, यानी कि लोकायुक्त के पास, लोकपाल के पास जाएगी, जो जो यूनिवर्सिटी का लोकपाल होगा। और दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि अगर वो असंतुष्ट है या कमेटी को लगता है तो वो मामले को फॉरवर्ड भी कर सकती है पुलिस को, कि वो पुलिस को फॉरवर्ड कर दे। और परिणाम क्या होगा? परिणाम कुछ नहीं होगा। परिणाम उसका ये होगा कि कमेटी अगर तय कर लेती तो उसका रेस्टिकेशन हो सकता है, उसकी डिग्रियां वापस हो सकती हैं, उसके साथ गलत हो सकता है। और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज ऐसा नहीं करेगा तो सरकार उसकी ग्रांट बंद कर देगी, सरकार उसकी मान्यता खत्म कर देगी, सरकार उस इंस्टीट्यूट को ही बंद कर देगी। अब सरकार के जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं वो कहेंगे कि मैटर लाओ, वो बात करेंगे कि भाई तुम्हारे यहां कुछ मैटर हुए क्या? नहीं हुए, अच्छा, इसका मतलब तुम काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये हो गया कि तुम SC ST OBC का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारे यहां केस ही नहीं आए, तो फिर तुम्हारी ग्रांट बंद करने की धमकी देंगे और वसूली चालू कर देंगे। उसका सोल्यूशन क्या है? हालांकि एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा किसी के साथ गलत होने नहीं दिया जाएगा। आप जीवन भर क्या सरकार में रहने वाले? क्या यह कहा जा सकता है कि सरकार यही बनी रहेगी या यही व्यक्ति, मोदी जी अमृत पीकर आए हैं, वो अगले 200 साल तक बैठे रहेंगे? अरे भैया, कानून जब बनता है तो कानून में संभावनाएं छोड़ी नहीं जाती, कानून बेल प्रूफ बनाया जाता है। ये कानून जिस किसी ने भी ड्राफ्ट किया है, इसके अतिरिक्त आप एक तरफ ओम्बड्समैन के लिए बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस के पास भेज रहे हैं। अगर पुलिस उसको देख लेगी तो ओम्बड्समैन कैसे उसको सुनेगा? और ओम्बड्समैन अगर तय कर देगा तो ओम्बड्समैन का परिणाम क्या निकलेगा? क्या ओम्बड्समैन के द्वारा कही गई कोई बात, क्या ओम्बड्समैन की ही या लोकायुक्त की ही, लोकपाल की ही रिकमेंडेशन फाइनल नहीं होनी चाहिए? इंस्टीट्यूट की क्यों होनी चाहिए, या फैकल्टी की क्यों होनी चाहिए, या उस कमेटी की क्यों होनी चाहिए? कमेटी इनिशियल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करे, समझ में आता है, कमेटी उसको फॉरवर्ड करे, समझ में आता है, कानून जानने वाले लोग तय करें, समझ में आता है, और फाइनली ओम्बड्समैन अगर कानूनी व्यक्ति बैठता है वो तय करे और उसकी रिकमेंडेशन चली चाहिए हो पुलिस के लिए, तो समझ में आता है। लेकिन आप कमेटी रिकमेंड भी कर देगी और उधर यूजीसी, उधर ओम्बड्समैन की बात भी कर दी। ऐसे कंफ्यूजन कैसे हो सकते हैं? अब इसके रूल्स पढ़ेंगे तो रूल्स, कहीं तो रूल्स के जो रूल नंबर के सब रूल लिखे, वो 1 2 3 लिखे, कई सब रूल ABCD में लिखे। ABCD में जब रूल सब रूल लिखते हैं तो पहले हम रूल का सब रूल, जैसे 5 है, 5 का 1, अब 1 के अंदर भी 4 बातें हैं तो हम उसमें ABCD करके लिखते हैं, और उस A में भी अगर 4 बातें हैं तो फिर हम लैटिन के 1 2 3 4 इस्तेमाल करते हैं। कुल मिलाकर उसको हम ये बताते हैं कि ये इसका पार्ट है। आप बताइए कि रूल के सब रूल, एक 8 नंबर आप देख लीजिए, 9 नंबर आप देख लीजिए, 7 नंबर आप देख लीजिए, 10 नंबर आप देख लीजिए, कोई तो उसमें नंबरिंग में है और कोई अल्फाबेट में है। इसका मतलब है कि जिसने लिखा है उसको कानून की जानकारी नहीं। हिंदी और अंग्रेजी के वर्जन में आप लोकायुक्त, लोकपाल की जब बात करेंगे तो आप हिंदी वाले में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, वो लोकपाल है। उसका कॉमा कहां चला गया, उसमें कॉमा क्यों नहीं लगा? हिंदी इंग्लिश वर्जन तो चूंकि रिवर्स में लिखा गया, वैसी वर्षा में, इसलिए वो समझ में आता है। हिंदी वाले में तो ऐसा लगता है ये सेंटेंस लोकायुक्त ही कोई अलग से एक बॉडी लोकपाल ही, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लोकपाल है, मतलब उसका कॉमा गायब है, कहीं इन्वर्टेड कॉमा गायब है, कहीं फुल स्टॉप गायब है। इसका मतलब यह हो गया कि ये किसी ने बहुत जल्दबाजी में लिखा है, फंसाने के उद्देश्य से लिखा। अब जो बात आ रही, मैं कई चैनलों पर 2 दिन से डिबेट पर हूं, एक जो सामने बात आ रही है वो ये आ रही है कि साहब आपने बहुत दबा कर रखा 1000 साल से। अब 1000 साल से दबाने की अगर बात कही जा रही है कि भाई 1000 साल से, इसका मतलब 1000 साल पहले सब ठीक था। 1000 साल पहले जब हिंदू शासन हिंदुस्तान में था, मुसलमान भारत में प्रवेश नहीं किए थे, तब ठीक था। आप अगर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो फिर वैसा ही स्टैब्लिश होना चाहिए। मुसलमानों को इसका दोषी मानना चाहिए, अंग्रेजों को इसका दोषी मानना चाहिए कि उन्होंने, मिलर ने ये सब कहानियां लिखी, रीराइट किया गया इतिहास और उसमें सब डाला गया, यही पढ़ा, यही सीखा और यही हम समझ गए। और अगर ये बिल इतना अच्छा है कि भाई इंसाफ, इक्विटी देने के लिए है, तो मैं कहता हूं कि बच्चा जब समझदार हो जाता है, पहली दूसरी क्लास में आता है, वहां से इसको लागू करना चाहिए। क्योंकि भाई इक्विटी तो क्या पहली क्लास के बच्चे को नहीं चाहिए? उसको नहीं मालूम, वो एक दूसरे से लड़ रहेंगे, भाई लड़ाई के बाद में पता लगा कि भाई ये तो SC था, एक ने दूसरे को मार दिया, बोले OBC ने SC मार दिया।
अब ओबीसी ने एससी मार दिया, ये छोटे बच्चे, अब उसको पता लगे तुमने जिसको मारा ना भाई वो एससी है, तो उसके पिताजी कहेंगे इसका तो मुकदमा होना चाहिए, ये तो भाई जनरल कैटेगरी का था, इसने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं एससी हूं। क्या ये ठीक नहीं है? ऐसा होना चाहिए ताकि ये पता लगे कि ब्राह्मणों ने देश के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। जो कहा जा रहा मनुवाद, ब्राह्मणवाद, तो ये पहली क्लास से बच्चे को पता होना चाहिए ब्राह्मणों ने कितने बलिदान दिए, ब्राह्मणों ने चोटी बढ़ाई और लंगोट पहनकर देश के लिए क्या किया, ये बताना चाहिए। क्षत्रियों ने, जिनके पास ये काम था कि वो वीर गति को प्राप्त होंगे, वो देश की रक्षा किसी भी हालत पर करेंगे, वो अपने प्राणों की आहुति देकर करेंगे, ये पहली क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि मुसलमानों और अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने, जिनको ठाकुर कहा जाने लगा, वो ठाकुर और ठाकुर का कुआं, ऐसे कुछ इलस्ट्रेशन दिए जाते रहे, ये लोग बाद में कब डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिए, कब अत्याचार करने शुरू कर दिए? वैश्यों ने, जिन्होंने खजाने खोल दिया। पेशवाओं को याद करिए कि बाजीराव ने जब वैश्यों से कहा कि भाई हमें मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन करना है, देश को आजाद करवाना है, तो धन चाहिए, क्या तुम धन दोगे? तब वहां के वैश्यों ने अपने खजाने खोल दिए और कहा राष्ट्र प्रथम है। ऐसे वैश्य, ऐसे क्षत्रिय, ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया और लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वो आगे रहे, गोली सीने पर खाते रहे भगत सिंह जैसे लोग, गोली सीने पर खाते रहे चंद्रशेखर आजाद जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब उनको दोषी भाई वो उपयोग करना जानते हैं। हाँ, ये कहा जाना चाहिए कि भाई राम मंदिर बचाने के लिए अगर ब्राह्मणों ने दलितों का उपयोग किया था, क्षत्रियों ने ओबीसी का उपयोग किया था, या फिर देश में जो सेनाएं बनी थी, आंदोलन चल रहे थे, या फिर बाजीराव पेशवा ब्राह्मण होते हुए तलवार लेकर क्यों चला आया था, बताना चाहिए। ये बताना चाहिए कि गुप्तों ने के शासन में ब्राह्मणों ने इक्वलिटी क्यों करके रखी थी। ये बताना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक दूसरी जाति से आता था, उसको चाणक्य ने सम्राट क्यों बना दिया, क्योंकि उपयोग कर रहे थे ना। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सवर्ण, बाकी सवर्णों में मैं कहता हूं कुर्मी भी कुछ राज्यों में सवर्ण आते हैं, कुछ राज्यों में कायस्थ सवर्ण आते, कई एक प्रकार के सवर्ण, इन सवर्णों ने उपयोग किया। तो उपयोग में तो यह भी बताना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य एक दलित था, एक बैकवर्ड था, लेकिन चाणक्य जैसे ब्राह्मण ने उसको सम्राट बना दिया। बड़ा खराब किया कि सम्राट बनाकर उससे देश में वो लड़ने बेचारा जाता था, सबसे आंदोलन करता था, यवनों से युद्ध लड़ा, सब किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने उसका उपयोग किया। ये ब्राह्मणों ने जिसका जिसका उपयोग किया उसकी सब कहानी लिखी जानी चाहिए। और जिन जिनको क्षत्रियों ने प्राणों की आहुतियां दी, ये उनके बच्चों को पता होना चाहिए कि क्षत्रिय का सिर्फ एक धर्म था कि वो प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र को बचाएगा। ब्राह्मण का सिर्फ एक धर्म था कि राष्ट्र को वो एकजुट रखेगा, भले ही अपने शरीर पर वो कपड़े नहीं पहनेगा। गंगा स्नान सुबह 4 बजे करेगा, जब सब सोएंगे तब 4 बजे गंगा स्नान करके अपनी पाठशाला खोलेगा और देश को विद्वान बनाएगा, देश को समरसता सिखाएगा, देश में अपना रोल प्ले करेगा। और वैश्य जो दिन रात मेहनत करेगा, लेकिन वो अपना धन दे देगा, राष्ट्र के लिए आहुति देगा, वही कमाएगा, वही टैक्स देगा, उसी से सरकार चलेगी, उसी से तोपें खरीदी जाएंगी, उसी से बंदूकें खरीदी जाएंगी, उसी से शूद्रों को, या जो जिन जातियों की पिछड़ों की बात करी, उन पिछड़ों को रिजर्वेशन देने के बाद उन्हीं के टैक्स के पैसे से उनको सैलरी दी जाएगी। ये सब बातें मुझे लगता है पहली क्लास से पढ़ाई जानी चाहिए। बहुत अच्छा यूजीसी का ये कार्यक्रम है और इतना कार्यक्रम अच्छा उसने बनाया है कि इसको क्लास 1 से, और मैं कहता हूं नर्सरी या पीजी से इसको पढ़ाया जाना चाहिए कि भाई देखो तुम्हारी जाति है बेटा, तुम इस जाति के हो, तुम्हारी जाति ने ये गलत किया, ये अच्छा किया। तुम्हारी जाति का शौर्य पढ़ाया जाना चाहिए, तुम्हारी जाति की निकृष्टता पढ़ाई जानी चाहिए, तुम्हारी जाति का वो स्वभाव पढ़ाया जाना चाहिए। कन्वर्ट हो गए तुम्हारी जाति का वो भी बताया जाना चाहिए कि तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान जिंदा है और तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान में कन्वर्जन हुआ या विभाजन हुए। ये सारी चीजें, इतना अच्छा कानून, इतना अच्छा विधि, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि नर्सरी, केजी 1, 2, 3 से एक एक चैप्टर डाल देने चाहिए। सबको पता होना चाहिए। ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्यों डाला जाए,
भाई जन्म से पढ़ाइए। जैसे हम साइंस शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं, अंग्रेजी शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं, हिंदी शुरू से पढ़ाना शुरू करते हैं, या फिर हम मैथमेटिक्स शुरू से धीरे धीरे पढ़, वैसे ही कुछ एक एक चैप्टर डालिए ना, एक एक चैप्टर, एक एक सिलेबस का सब्जेक्ट चलाइए और बताइए कि जाति मतलब क्या। जाति खत्म नहीं करनी। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे जाति खत्म करेंगे, जाति हमारी समस्या है। डॉक्टर अंबेडकर की बात मत मानिए। गांधी जी कह रहे थे ना, हाँ ये हरिजन है और हम देश में जाति नहीं रखेंगे, ये उनकी बात मत मानिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कह रहा है कि जाति हम खत्म करेंगे, भारत में सबको हिंदू कहेंगे, सबको इक्वालिटी आएगी, वो मत करिए। जाति उसको आइडेंटिफाई करवाइए, उसको पता लगे कि उसकी जाति क्या है, उसकी जाति के अनुसार उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, उसकी जाति के अनुसार उसको प्रमोशन होना चाहिए, उसकी जाति के अनुसार उसके साथ सब कुछ होना चाहिए। और परिणाम में तब सही होगा, क्योंकि आज साल में 15 से 20 लाख बच्चे सवर्णों के विदेशों में पढ़ने जाते हैं और उनमें से 89% से 90% वहीं सेटल हो जाते हैं। वही सुंदर पिचाई बनते हैं और वही नडेला बनते हैं, वही वहां बैंकों के चेयरमैन बनते हैं, वही सॉफ्टवेयर कंपनियों के वो सीईओ बनते हैं, वहां के डायरेक्टर बनते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको यहां यूनिवर्सिटी के अंदर काम नहीं मिला था, या उनको लगा था कि यहां नहीं पढ़ना चाहिए, वहां पढ़ना चाहिए क्योंकि यहां भेदभाव है। दूसरी बात, यूक्रेन में पढ़ने क्यों गए थे, बाद में हाय हुल्ला हुआ कि यूक्रेन वाले बच्चे लौट कर आ रहे हैं, इनके साथ इंसाफ क्या होगा। ये विदेशों में पढ़ने क्यों जाते हैं, क्योंकि आपने सारी यहां सीटें रिजर्व करके रखी हैं, इसलिए वो वहां पढ़ने जाते हैं। वो जो पढ़ने जाते हैं वहीं सेटल हो जाते हैं, ये स्वभाव है। मैं फर्रुखाबाद से आया था कानपुर में पढ़ने, तो कानपुर में सेटल हो गया। कानपुर से जब अपनी ठीक स्थिति हो गई तो हम दिल्ली के लिए मूव कर दिए। अब जो गांव से आता है महानगर में, वो वहां सेट हो जाता है। ऐसे ही देश से जो दूसरे देशों में, बड़े देशों में या समृद्ध देशों में पढ़ने जाता है, क्योंकि यहां नहीं उसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है, या यहां इतना माहौल खराब हो गया है, वो वहां जाता है, वहीं पढ़ता है और वहीं सेटल हो जाता है। ये देश का ब्रेन, ये देश को बनाने वाले, इस देश को जीवन भर संरक्षित रखने वाले, इस देश के लिए लड़ने वाले, इस देश में लंगोट पहनकर ब्राह्मणों का रोल प्ले करने वाले की सारी कायनात को हम बचा कर रहेंगे, इनको विदेशों में जाने का अवसर मिलता है और वहां ये समृद्धि लाते हैं। ये जब से जाने शुरू हुए हैं तब से वो उठकर यहां चले गए और हम यहां से यहां आ गए। आप ब्रेन निकाल देंगे तो ये सब होना ही। मैं एक इलस्ट्रेशन के साथ पूरा करता हूं। ललितादित्य जम्मू कश्मीर का राजा था। वो उसकी खास बात थी, वो किसी भी राजा को परास्त करता था तो उसको ही राजा बनाता, जिसको परास्त करता था उसको ही राजा बनाता था। लेकिन वहां का जो बुद्धिमत वर्ग होता था, ब्राह्मण वर्ग होता था, या वहां जो उसकी काउंसिल होती थी राजा की, जो ब्रेन राजा का होता था, उसको वो कश्मीर ले जाता था। मैं पहले सोचता था भाई राजा को उसी को बैठा दिया और इसको ले गया। अभी समझ में आता वो इसलिए ले जाता था कि ब्रेन उसको चाहिए था। इसलिए ललितादित्य ने पूरे देश पर शासन किया, पूरे देश पर। और इतिहासकारों ने, इन अंग्रेजी इतिहासकारों ने और बाकी इतिहासकारों ने उसका नाम हटा दिया। इसलिए हटा दिया क्योंकि वो ब्रेन ले जाता था। अभिनव गुप्त के बारे में आपने सुना होगा। अभिनव गुप्त उन्हीं कन्नौज के शासक को जब उसने परास्त किया तो कन्नौज के ब्रेन को ले गया, तो अभिनव गुप्त के पूर्वजों को ले गया, जिस अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन की स्थापना की। आप सोच लीजिए, ये हमारे देश में ब्रेन ले जाने वाला काम अब हम उसको यहां से निकालने का काम कर रहे हैं। ले जाने की तो बात छोड़ दिए। इसलिए विदेशों में समृद्धता जितनी हम ला सकते हैं वो सब कुछ ला रहे हैं। यूजीसी के नियम सही हैं, पूरे देश में क्लास 1 से लागू होने चाहिए। ऐसा मैं आशा करता हूं सरकार करेगी।